गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का कक्षा 9 का अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के बारे में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक का कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये चैप्टर के सम्स को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए आपको ये सूत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सूत्रों को हमको जानना है। तो पहले हम वापस एक बार इस सूत्रों को पढ़ लेते हैं, जो चैप्टर नंबर 8 में से है, जो है गति के नियम के समीकरण कहते हैं जिनको। तो गति के नियम के जो समीकरण 1 है वो क्या बताता है? वेग एवं समय में संबंध, तो यानी v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है समीकरण 2 समय व स्थिति के बीच संबंध बताता है, s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण है वो तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति के बीच संबंध बताता है। उसका सूत्र है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आपको ये v क्या है, u क्या है, s क्या है वो बता देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। u जो है कोई भी वस्तु का प्रारंभिक वेग, जैसे कोई वस्तु है, खिलौना है, आपने उसको चलाया नहीं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। t यानी समय, टाइम। a को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलेटर यानी त्वरण, या तो उसको त्वरण या प्रवेग कहते हैं, त्वरण प्रवेग। और s यानी डिस्टेंस, दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। आपके खिलौने ने कितनी दूरी तय की, वो s हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो बल का मान देता है, F यानी बल बराबर m यानी द्रव्यमान मास गुणे एक्सीलेटर यानी त्वरण। जहाँ पे m द्रव्यमान है, a त्वरण है। और इस तरह से द्रव्यमान गुणे त्वरण का अगर हम गुणाकार कर देंगे तो आपको बल मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था संवेग p, जिसको मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में, संवेग p। इसका सूत्र है द्रव्यमान गुणे वेग। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान और वो कितनी गति से आगे बढ़ रही है, उन दोनों का अगर आप गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? संवेग मिल जाएगा। जहाँ m द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है। उसके बाद अंतिम जो हमने सीखा था संवेग संरक्षण का नियम, तो वस्तु के टकराने से पहले का संवेग p1 और बराबर टकराने के बाद का संवेग p2 यानी m1 v1। p बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना, तो p1 होगा तो ये m1 v1 हो जाएगा, m1 v1 बराबर m2 v2 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान कर लेना है। ये अगर सूत्र आपको समझ में आएंगे तभी आपको सवाल समझ में आएंगे। तो हमने 6 तक पढ़ लिया था, अब हम 7वां करते हैं। आप सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल को 1 से 2 बार पढ़ना है, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। सवाल को पढ़ोगे, समझोगे, तभी आएगा आपको। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 में ऐसा दिया हुआ है कि एक 8000 किलो द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलो द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यानी समझ लो ये आपका इंजन हो गया, ये इंजन हो गया, ये क्या हो गया? ये इंजन हो गया। अब ये इंजन क्या कर रहा है? इसके साथ कितने 5 डब्बे जुड़े हुए हैं, समझ लो ये 5 डब्बे, 1 2 3 4 और ये 5 डब्बे इस तरह से जुड़ गए हैं। अब जो इंजन है वो कितने केजी का है? 8000 केजी का इसका वजन। बाकी जो डब्बे हैं उनका वजन कितना है? 2000 केजी। ये 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, 2000, इस तरह से 2000। अब वो जो इंजन है इनको आगे की तरफ पटरी पर खींच रहा है। यदि इंजन 4000 न्यूटन का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 40,000 न्यूटन, अगर इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का बल लगाता है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने ही बल का मात्रक दिया था। तो 40,000 न्यूटन वो बल लगा रहा है। ठीक है, 40,000 न्यूटन वो बल लगा रहा है, तथा क्या कर रहा है? पटरी पर 5000 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है।
इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन बल और घर्षण बल लगेगा ही 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगता है। तो ज्ञात करें, क्या क्या ज्ञात करना है देख लेते हैं कि जो इनका नेट त्वरण है, कुल त्वरण, नेट त्वरण क्या है वो, यानी ए निकालना है। रेल का त्वरण निकालना है, ये भी ए निकालना है। डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल, यानी जो डिब्बा 1 है और डिब्बा 2 है उस पर लगाया गया बल, ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो नेट त्वरण ज्ञात करना है, तो आपको पता है त्वरण ज्ञात करने के लिए हमको इधर बल दिया है, त्वरण दिया है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान्य गुणे त्वरण। तो हमारे पास बल दिया हुआ है, द्रव्यमान्य भी दिया हुआ है, तो हम ये सूत्र का उपयोग करके त्वरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले बल देख ले, द्रव्यमान्य क्या है देख लेते हैं। तो रेल इंजन का द्रव्यमान को हमने ले लिया m1, वो कितना दिया था 8,000 kg। ठीक है, 5 डिब्बे का द्रव्यमान, एक डिब्बे का कितना है 2,000 किलो, 5,000 का कितना हो जाएगा बेटा, 5,000 का हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 10 kg, 10,000 kg हो जाएगा। अब पूरा का आपको देखना, नेट त्वरण लगाना है किसका, इंजन के साथ जो डब्बे जुड़े हैं उनका मिला के, तो दोनों का वजन भी बराबर पूरा टोटल करना पड़ेगा। तो रेल इंजन तथा 5 डिब्बों का कुल द्रव्यमान हमको जाना कहाँ है, ये ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पे जाना है, यह m ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो m बराबर 8,000 इंजन का हो गया, 10,000 डिब्बे का वजन हो गया, कुल कितना हो गया 18,000 किलोग्राम। ठीक है, यानी आपको ये मिल गया। ठीक है, अब चालू कर देते हैं। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं बल, ये F बराबर ma में हमको a निकालना है, ये तो निकल गया। अब बल निकाल लेते हैं। अब बल भी 2 लग रहा है, बल भी क्या हो रहा है, एक 2 टाइप का बल लग रहा है, लेकिन जो इंजन बल लगा रहा है वो 40,000 न्यूटन है और उसका विरोध करने वाला 5,000 न्यूटन है। तो जो बल लग रहा है उसका विरोध हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। अगर वो मदद कर रहा होता या मदद कर रहा होता तो वो फायदा होता। जैसे अभी समझ लो पतंग, आप बल लगा रहे हो किसी चीज़ पे, साइकिल चला रहे हो और आपको हवा उसी तरफ धकेल रही है, तो वहाँ पे दोनों बल का प्लस हो जाता, दोनों बल का प्लस हो जाता। बट घर्षण, ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं इसलिए, बट जिस तरफ बल लगता है, जिस तरफ गति करता है कोई भी चीज़, उसके विरुद्ध दिशा में घर्षण बल लगता है, इसलिए बल को क्या करेगा, वो कम करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नेट बल कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो गया इंजन द्वारा आरोपित बल, इतना मेहनत कर रहा है, घर्षण बल 5,000 न्यूटन, एक ही दिशा में लगने वाला नेट त्वरण बल, नेट बल ही निकाल देता है, त्वरण लिखने की क्या जरूरत है, नेट बल। तो 40,000 माइनस 5,000 बराबर 35,000 न्यूटन बल लग रहा है। कहाँ लग रहा है, 35,000 न्यूटन बल ट्रेन में, पूरी ट्रेन में लग रहा है। तो आपका आ गया नेट त्वरण बल आ गया, नेट त्वरण बल आ गया 35,000 मिल गया आपको, ये मिल गया आपको नेट त्वरण बल। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आ जाता है हमको ये दूसरा निकालना है कि रेल का त्वरण कितना होगा। अब रेल का त्वरण मैंने अभी बताया आपको, त्वरण बराबर होता है F बराबर m गुणे a, ये रहा। बल तथा द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो m इंटू a, तो m तो आपको निकाल दिया 18,000 और बल कितना लग गया 35,000, कीमत रख दो, बल 35,000, द्रव्यमान 18,000, ये निकालना है आपको। तो इसको क्या करना आप करेगा, आपको बॉर्डर क्रॉस कराओ तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको हल करोगे आप तो आपका हो जाएगा a बराबर रेल का त्वरण, रेल का त्वरण हो जाएगा 1.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण रेल लगा रहा है। समझ में आ गया। अब तीसरा वो पूछा है कि डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल, डिब्बा 1 डिब्बे 2 पर बल लगा रहा है, वो ज्ञात करो। तो डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल बराबर, बल बराबर वापस डिब्बे 2 का द्रव्यमान गुणे त्वरण। डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर, देखो डिब्बे 2 पर बल लग रहा है ना, डिब्बे 2 पर बल लग रहा है, इसका मतलब जिस पे बल लग रहा है उसी का द्रव्यमान लेना है।
वैसे तो द्रव्यमान सबका सेम ही है, 2000 है, आप कोई भी लो, बट डिब्बे 2 का द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब क्या करना है आपको, डिब्बे 2 का द्रव्यमान 2000 और त्वरण कितना हो गया 1.9, अभी हमने ढूंढा ना, त्वरण कितना हो गया 1.9, तब दोनों मिला के मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3800 न्यूटन, यानी एक डब्बा दूसरे डब्बे को 3800 न्यूटन बल लगा रहा है। बेटा ये प्रैक्टिकली सिद्ध है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। हाँ, डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे पर लगाया गया बल बराबर डिब्बे 2 का द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब डिब्बे 2 का है तो ये हमने निकाल दिया। अब डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे पर लगाया गया बल कितना हो गया 3800 न्यूटन। ठीक है, मैं आपको बोल रहा था कि ये चीज़ें आप ऐसे मत सोचो कि ये हवा में है, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके इसको सिद्ध किया गया है और एकदम सिद्ध की हुई ये चीज़ें। अगर आप या कोई चीज़ में आगे जाके जो साइंटिस्ट बनते हैं, जो मिसाइल जाती है, जो इंजन बनाया जाता है, जो पटरी बनाई जाती है, इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग होता है। आप इंजीनियर बनोगे, आगे बनोगे, तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसीलिए पढ़ाई जा रही है, ये खाली रट्टा मार के लिख देने के लिए नहीं पढ़ाई जा रही है। समझ में आ रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण यानी उल्टी दिशा में के साथ विराम अवस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले बल कितना होगा। अब गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी जो चल रही है अब उसको विराम अवस्था में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, इसकी विरुद्ध दिशा में काम करना पड़ेगा। इसलिए क्या दिया है, त्वरण ऋणात्मक दिया है, विरुद्ध दिशा में काम करना पड़ेगा तभी तो गाड़ी रुकेगी। ठीक है, देख लेते हैं जो दिया है पहले लिख देने का प्रश्न में। तो गाड़ी का द्रव्यमान m बराबर 1500 किलोग्राम, त्वरण a बराबर -1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल, जब भी आएगा बल के बारे में तो m द्रव्यमान गुणे त्वरण का उपयोग कर देना है। द्रव्यमान मालूम है अपने 1500, त्वरण हो गया 1.7 माइनस में, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया F बराबर -2550 न्यूटन। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो गति की विरुद्ध दिशा में बल लगेगा तभी गाड़ी रुकेगी, इसलिए ये माइनस में। अतः गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल 2550 न्यूटन गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाना होगा तभी गाड़ी रुकेगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत सरल है, वो तो आप खुद कर सकते हो। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। अब बताओ आप, संवेग क्या होगा, जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है तो p बराबर mv। ठीक है, ये हो गया p बराबर mv, मास गुणे वेलोसिटी हो गया। ये लिख दिया, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v का संवेग mv होगा क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, अतः विकल्प डी mv सही है। अब 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं कि हम एक लकड़ी के, ध्यान से देखिए, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। अभी आपके घर में समझ लो 200 आपके बक्सा रखा हुआ है, उस पर आप कितना बल लगा रहे हो, 200 न्यूटन बल लगा रहे हो, ढकेल रहे हो। उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, वेग उसका नियत रहता है, निश्चित रहता है, बदलता नहीं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अब आप उसको लगा रहे हो 200 न्यूटन, अब आप घर्षण बल हमेशा गति के विरुद्ध दिशा में लगता है। देख लेते हैं, क्योंकि बक्से का वेग नियत है, बक्से का वेग क्या है, नियत है, तो आप समझ सकते हो। तो आप बक्से का वेग नियत है मतलब उसका वेग अगर 2 मीटर प्रति सेकंड है तो आगे भी वो जब तक आप ढकेलते रहोगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। जब वेग उसका नियत है, निश्चित है,
तो जो जितना बल आप लगा रहे हो ना उतना ही बल घर्षण बल भी लगेगा। जितना बल आप लगा रहे हो उतना ही घर्षण बल इधर लगेगा। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया कि क्योंकि बक्से का वेग नियत है अतः बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 2000 न्यूटन होगा। नियत कब होगा? कब होगा? क्योंकि जब नेट बल क्या होगा? जीरो होगा। नेट बल जीरो होगा तभी तो वेग जो है वो नियत होगा। कैसे? अब 200 बल आप लगा रहे हो, 200 घर्षण बल लग रहा है, तभी तो वो नियत बल से चल पा रहा है। अगर ये कम ज़्यादा होगा तो उसका वेग बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है और एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। जैसे हमने पढ़ा था संवेग संरक्षण का नियम, ये इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। इसका वेग भी 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, इसका भी वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है, चिपक गई, यूँ करके यूँ चिपक जाती, तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा? तो उनका सम्मिलित जुड़ने के बाद का वेग क्या होगा देख लेते हैं। जो प्रश्न में दिया वो लिख दो। पहली वस्तु का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग u1 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, दोनों का वेग सेम ही है। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान भी 1.5 kg है क्योंकि उसने दोनों का द्रव्यमान सेम बताया। दूसरी वस्तु पहली वस्तु के विपरीत दिशा में गति कर रही है, अतः इसका वेग ऋणात्मक लेंगे। दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि वो पहले वाली से विपरीत दिशा में उसके अपोजिट काम कर रही है, तो वो माइनस में हो जाएगा, -2.5 मीटर। अब टकराने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाती हैं माना, तब उनका सम्मिलित वेग हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं v2 मीटर प्रति सेकंड। v2 मीटर प्रति सेकंड। बस अब नियम लगा देते हैं। टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, अभी संवेग हमको मालूम है m बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब वेग इधर प्रारंभिक वेग है तो u आ जाएगा, तो इसका हमने सूत्र लगा दिया है। टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का संवेग, तो m1 u1 m2 v2, इसकी कीमत हमने रख दी इस तरह से। देखो इसकी हमने कीमत रख दी 1.5 गुणे 2.5 प्लस इसका 1.5 और 2, सब इसको समान है, लेकिन जो दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु की विपरीत दिशा में आ रही, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। अब आप ही सोचो कि इसको हमने हल किया, इसको हल किया, ठीक है। अब ये प्लस एक माइनस है तो आपका परिणामी संवेग क्या हो जाएगा? टकराने के बाद वो जीरो हो जाएगा, यानी और ये जब आपस में टकरा देंगी तो क्या हो जाएगा भाई? चिपक जाएंगी, क्योंकि इनका वेग क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है। अब आगे पूछा है टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग। टक्कर के पश्चात तो देख लेते हैं, द्रव्यमान तो दोनों में सेम है, m1 v1। संवेग जब भी आए तो m गुणे v, m द्रव्यमान गुणे वेग याद रखना है। तो ये हो गया v2 हो गया। अब ध्यान से देखना, इन दोनों का गुणाकार किया तो 1.5 v हो गया, 1.5 v2 प्लस 1.5 v2, 1.5 1.5 रुपये कितना हो जाता है? 3 रुपये। तो 3 v2 kg मीटर प्रति सेकंड, ये आपका संवेग हो गया। ठीक है। अब संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं। संवेग संरक्षण का नियम तो आपको पता ही है, ठीक है, कि टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग और टकराने के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग। तो टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग कितना था बेटा? 0 था। हमने देखा है ना, माइनस माइनस 0 हो जाता है, कट जाता है। और टकराने के पश्चात वाला भी हमने निकाला 3v2। तो ये v2, अब ये 3 इधर बॉर्डर क्रॉस करेगा, डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी जो टकराने के बाद का वेग है वो भी 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
अब ये जब दोनों वस्तुएं आपस में टकरा गई, उनका अंतिम वेग जो है वो 0 हो गया, तो वो विराम अवस्था में आ जाएंगी। अतः टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का सम्मिलित वेग मिलकर, एक दूसरे का मिलकर वेग 0 मीटर। आप दौड़ते हुए आ रहे हो, आपका दोस्त दौड़ते हुए, और आप दोनों एक दूसरे से टकरा गए, और आपका जो वेग है, दोनों समान वेग से गति कर रहे थे, दोनों का द्रव्यमान भी सेम है, तो टकरा गए, तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि आप दोनों टकराने के बाद आपका वेग 0 हो जाएगा ना, तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, अर्थात दोनों ही वस्तुएं विराम अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लास्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या दिया है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी धक्का देती है। ठीक है, ये तो गति का तीसरा नियम है, हम इसको बहुत सारे उदाहरण से समझ चुके हैं। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल लगाने पर गतिशील नहीं हो पाएगी। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे की निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर आप विचार दें, बताइए कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। आप एक ट्रक है, अब आप उसे लगे हुए दम लगा रहे हैं, तो वो लेकिन वो गतिशील क्यों नहीं हो रही है, देख लेते हैं। देखो अभी मैंने पढ़ा था जड़त्व का नियम, तो जो जड़त्व होता है वह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु का जड़त्व बढ़ जाएगा। कोई मोटा आदमी है तो आप उसको ढकेल नहीं सकते हो, क्यों, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, और कोई पतला आदमी है तो आप उसको आराम से ढकेल देंगे क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, क्योंकि जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती समानुपाती होते हैं। ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अत्यधिक जड़त्व के कारण ही वह विराम अवस्था में रहता है, और हमारे द्वारा लगाया गया बल अपेक्षाकृत कम होने के कारण ट्रक में गति उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब दूसरा कारण देख लेते हैं। ट्रक और सड़क के बीच घर्षण बल लगता है। यदि धक्का देने वाला ट्रक और सड़क के बीच घर्षण बल से अधिक ही ट्रक में गति उत्पन्न हो जाएगी, परंतु धक्के से उत्पन्न बल ट्रक के घर्षण बल से कम होता है। ठीक है, आप धक्का लगा रहे हो, उसका बल ट्रक के घर्षण बल से कम लग रहा है। अगर आपने अब सुपरमैन हो जाओ और जो ट्रक का घर्षण बल है उससे ज़्यादा बल आप लगा दो तो ट्रक चल जाएगी, लेकिन जो आपने धक्का लगाया है उससे ज़्यादा तो घर्षण बल लग रहा है चिप टायर और रोड के बीच में, इसलिए ट्रक में गति उत्पन्न नहीं होगी।